दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। कर्नाटक, जिस कर्नाटक को लेकर इतने दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी, उस कर्नाटक के चुनाव का आखिरी दिन यानी मतदान आज संपन्न हो गया। 13 तारीख तक इंतजार करना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। और दोस्तों आपको बताऊं कि कर्नाटक के चुनाव का नतीजा सिर्फ कर्नाटक नहीं, पूरे देश की सियासत को प्रभावित करने वाला होगा। सबसे पहले तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद तेलंगाना जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेगा और फिर उसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ना लाजमी है। यही कारण है कि कर्नाटक के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं और सबसे अधिक जो देश के बड़े सियासी दल हैं, जो बड़े दावेदार हैं सत्ता के अगली बार 2024 में, उनकी निगाहें ज्यादा हैं। वो बेहद परेशान हैं कि कैसे उनकी पार्टी को कामयाबी मिले इस कर्नाटका में। अगर पूरे प्रदेश का औसत मतदान देखें तो वो ले देकर अच्छा हुआ है। इससे भी पता चलता है कि कर्नाटक के लोगों में अपने सूबाई चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पदाधिकारी हैं। स्वयं उन्होंने भी कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह लगातार कई दिनों तक चुनाव प्रचार किया, उससे लगा मानो वह इस सूबाई चुनाव को लोकसभा का मिनी चुनाव, मिनी इलेक्शन, मिनी पार्लियामेंट इलेक्शन मानकर दंगल में कूद पड़े हैं। इतना ज्यादा समय शायद ही कभी किसी अन्य प्रधानमंत्री ने किसी एक राज्य के चुनाव में लगाया हो। और दोस्तों मैंने तो देखा कि एक सज्जन एक वीडियो में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतनी मर्तबा, इतनी बार आए हैं कर्नाटक चुनाव में भाग लेने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे थे, स्वयं अपनी बात कह रहे थे, बहुत बुजुर्ग थे और देश के तमाम प्रधानमंत्रियों को उन्होंने देखा था, तो वो कह रहे कि ऐसा तो कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने देखा नहीं कि हमारे राज्य में आकर इतना ज़्यादा समय, इतना ज़्यादा चुनाव प्रचार किया हो जैसा मोदी जी ने किया है। बहरहाल कर्नाटक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और विपक्ष की नहीं थी, ये बिल्कुल साफ था। ये मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई बन गई थी। अगर ये चुनाव भाजपा ने जीत लिया तो निस्संदेह मोदी के समर्थक उन्हें बाद के हर चुनाव, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अपराजेय नेता के तौर पे पेश करेंगे। अपराजेय जो कभी हारता ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कर्नाटक की लड़ाई हार गई तो बेंगलुरु में सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनेगी, पूरे देश में कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है वो भाजपा से लड़ने की बड़ी ताकत उसको मिलेगी। तब कर्नाटक की जीत से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के हौसले बुलंद दिखेंगे। कर्नाटक ने कुछ एक बार देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में दोस्तों बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई है। यहां एक संसदीय उपचुनाव हुआ था चिकमगलूर का। बात नवंबर 1978 की है। इंदिरा गांधी ने उपचुनाव जीत लिया, बाई इलेक्शन था और मोरारजी देसाई की उस समय की सरकार के लिए वाकई संकट खड़ा हो गया। जनतंत्र बचाने के नाम पर मोरारजी भाई की सरकार आई थी सत्ता में। मोरारजी सरकार ने कुछ ही दिनों बाद विशेषाधिकार हनन के नाम पर इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता ही खत्म कर दी। ठीक वैसे ही जैसे आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है। ये कोर्ट केस है हालांकि। तब इंदिरा गांधी सड़कों पर निकल पड़ी थीं। उसके कुछ ही महीनों बाद देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी की सन 1980 में सत्ता वापसी हो गई। कर्नाटक में आज के विधानसभा चुनाव को भी अनेक दिग्गज कांग्रेसी उसी अंदाज में देख रहे हैं। स्वयं सिद्धारमैया को मैंने कहते हुए सुना, मतदान के समय, मतदान से वो निकल के आ रहे थे, पत्रकार उनसे पूछने लगे, उन्होंने भी कुछ इसी लहजे में कहा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव पूरे देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। अब तक दोस्तों कई ओपिनियन पोल हमने देखे, एग्जिट पोल भी आप लोग देख चुके होंगे। मैं आपको बताऊं
कि कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी ज्यादातर लोग कर रहे हैं, ज्यादातर प्रेडिक्शंस में यही कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी मान रहे हैं कि वो जीतने के लिए बिल्कुल वो कोई उनको हरा नहीं सकता, वो ये चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। येदियुरप्पा ने तो सीट तक बता दी, इसी तरह से बासवराज बोम्मई भी, सभी लोग कह रहे हैं। तो कुछ भी कहना ये मुझे लगता है कि आसान नहीं है, और मैं भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करता, मैं बिल्कुल भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करता। लेकिन साइंटिफिक ढंग से जो अगर सर्वे किए जाते हैं तो उसका एक महत्व है, और कई ऐसे सर्वेक्षण आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से आगे है। लेकिन कुछ एक ने हंग असेंबली की बात कही है। इतनी सारी भविष्यवाणियों के बीच कर्नाटक में 13 मई को क्या होगा उस पर न कहकर मैं आज के एपिसोड में दोस्तों इस बात की चर्चा करने जा रहा हूं कि इस चुनाव का जो भी नतीजा होगा वो किन किन कारणों से होगा और उसके पीछे क्या क्या समीकरण होंगे। दोस्तों 4 या 5 अगर देखा जाए तो बड़े कारण हैं, बड़े फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव के नतीजे को प्रभावित करेंगे। पहला जो सबसे बड़ा कारण या फैक्टर मुझे नजर आ रहा है वो है, क्या लिंगायत समाज क्या वो वाकई भाजपा से रूठा हुआ है, या कम से कम पिछले चुनावों के मुकाबले क्या लिंगायत समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो मोहब्बत अब नहीं रह गई है। कहीं ना कहीं मोह भंग का शिकार है लिंगायत समाज। मैं सिर्फ येदियुरप्पा के कारण नहीं कह रहा हूं कि उनको 2021 में एक तरह से काफी अपमानित करके हटाया गया था, लेकिन बासवराज बोम्मई को लाया गया ताकि लिंगायत ये न कह सकें कि किसी और को ला दिया। हालांकि बोम्मई साहब उस तरह से समाज के किसी भी हिस्से में बहुत पॉपुलर नेता के तौर पे सामने नहीं आ पाए, जिस तरह की पॉपुलरिटी उनकी येदियुरप्पा की लिंगायत समाज में थी। किसी भी समाज में बोम्मई साहब उस तरह की पॉपुलरिटी हासिल नहीं कर सके। दोस्तों हमारी जो जानकारी है कि लिंगायत समाज में जो जगदीश शेट्टर और जो दूसरे उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लक्ष्मण सवाड़ी, तो ये लक्ष्मण सवाड़ी साहब और जगदीश शेट्टर के कारण अगर 15-20 सीटें भी प्रभावित होती हैं भारतीय जनता पार्टी की, दोनों बड़े नेता हैं, एक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, दोनों लिंगायत समाज से आते हैं। अगर ये सिर्फ 15-20 सीटें भी प्रभावित करते हैं तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात है दोस्तों कि जो लिंगायत समाज है कर्नाटक में न सिर्फ पढ़ा लिखा समृद्ध, अपेक्षाकृत समृद्ध समाज है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक जो सोच है, उसका जो एक जीवन बोध है, वह भी हिंदुत्व या हिंदू धर्म से जो प्रभावित लोग हैं उनसे काफी कुछ अलग है। धर्म के मामले में, पूजा के मामले में, उपासना पद्धति के बारे में को लेकर या तरह तरह के कर्मकांडों को लेकर वो हिंदुत्व से उसकी बिल्कुल अलग पहचान है। वो इस बात के लिए लगातार जोर देते रहे हैं कि उनको अलग धर्म के रूप में मान्यता दी जाए। वो अलग धर्म हैं भी, लेकिन अगर जनगणना जब होती है तो उनको शुमार नहीं किया जाता है अलग धर्म के तौर पे, और ये उनके अंदर आक्रोश है। दोस्तों 3000 के आसपास छोटे बड़े मठ हैं लिंगायत समाज के, और लिंगायत समाज के इन मठों का प्रभाव सिर्फ उनके धर्म कर्म पे नहीं है, समाज पर भी है। वो स्कूल चलाते हैं, वे धर्मशाला चलाते हैं, वे तरह तरह के और कार्यक्रम चलाते हैं और वेलफेयर स्कीम से लेकर के समाज सुधार के काम काज करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से जब से लिंगायत समाज के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में शुमार हुए, बड़े नेता के तौर पे उभरे, खासकर येदियुरप्पा, इन मठों को सरकारी फंड से ग्रांट भी मिलना शुरू हुआ, और जो ये ग्रांट मिलना शुरू हुआ उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मठों के अंदर अपना हस्तक्षेप भी शुरू किया। इन्फिल्ट्रेशन एक तरह से होने लगा। लिंगायतों की एक बड़ी नाराजगी है कि हिंदुत्व जो काडर है वो उनके समाजों के अंदर घुसपैठ कर रहा है।
इससे भी नाराजगी है। तो ये केवल राजनीतिक नाराजगी नहीं है कि येदियुरप्पा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने रहे, क्यों नहीं उनकी तरह के और नेता उभारे गए, बल्कि यह भी है कि उनके संप्रदाय या उनके धार्मिक जो समुदाय है उसके वजूद को खत्म करने की भी कोशिश कहीं ना कहीं से की जा रही है। अगर यह स्थिति वाकई इस चुनाव में रिफ्लेक्ट हुई, लिंगायतों की यह मानसिकता, तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। और यकीनन लिंगायतों का यह जो एक आरोप है, कई ऐसे बुद्धिजीवी लिंगायतों के हैं जो ये बात कहते हैं, जिनकी आबादी पूरे प्रदेश में 17% मानी जाती है, कि BL संतोष और प्रहलाद जोशी जैसे लोगों को जिस तरह आगे किया है भारतीय जनता पार्टी ने, लिंगायतों के नेताओं को छोड़कर, उससे एक ब्राह्मण वर्चस्व की एक गंध आती है भारतीय जनता पार्टी RSS की स्ट्रेटजी में। तो ये भी एक फैक्टर है। और देखना यह है कि वाकई लिंगायतों के बीच में ये जो बीजेपी RSS की राजनीति से जो एक वैचारिक जो एक असहमति है, क्या इस चुनाव में मतदान के दौरान वो उसके पैटर्न जो उसका पैटर्न है मतदान का, क्या उसमें रिफ्लेक्ट होती है, ये 13 तारीख को पता चलेगा। और दोस्तों, दूसरी जो बड़ी बात है, जो फैक्टर है, वो एंटी इनकम्बेंसी। कर्नाटक में पिछले काफी समय से ये कहा जा रहा था, उस समय भले ही प्रेडिक्शंस नहीं हो रहे थे, सर्वे नहीं हो रहे थे, लेकिन आम तौर पे अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में भी ये कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस को रोकना असंभव है। और यही कारण है कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी, सारा वक्त उन्होंने कर्नाटक पर लगाया। यहां तक कि जब मणिपुर जल रहा था तब भी केंद्र सरकार की ये दोनों बड़े नेता कर्नाटक में ही घूमते ज्यादा पाए गए। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने, उसको कम करने की भरपूर कोशिश की इन नेताओं ने, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बोमई साहब जो मुख्यमंत्री उनके हैं, प्रहलाद जोशी जो मंत्री हैं, या BL संतोष जो हैं जो इंचार्ज, उनके बूते की बात नहीं है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर कर पाएंगे। इसीलिए इतना सारा रोड शो कराया गया। मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, और शायद कोई नहीं बता सकता आज की तारीख में, 13 तारीख से पहले, कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जितने फूल, रंग बिरंगे जितने फूल गिराए गए हैं उनके ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर, उनके रास्ते के ऊपर, क्या उतने वोट भी पड़ेंगे उनकी पार्टी को या नहीं, ये कहना मेरे लिए कठिन है। तो ये दो पहलू खासकर एंटी इनकम्बेंसी और लिंगायत का एक बड़ा कारण हो सकता है इस चुनाव के रिजल्ट में प्रभावित करने का। और तीसरा जो बजरंग बली, क्या वाकई बजरंग बली का इशू पार घाट लगाएगा बीजेपी को? बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया गया जबरन। और मजे की बात है कि निर्वाचन आयोग ने धार्मिक प्रतीकों के दुरुपयोग या इस्तेमाल की भारतीय जनता पार्टी की इस पॉलिसी पर, इस नीति पर कुछ भी नहीं किया, चुप रह गई। और दोस्तों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोग कह रहे हैं कि कोस्टल बेल्ट जो है, जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख आधार है, उसके अलावा और बेंगलुरु के कुछ शहरी इलाकों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पस्त पड़े थे, समर्थक पस्त पड़े थे, वो मानकर चल रहे थे कि वो हार रहे हैं, इनके अलावा शायद ही बजरंगबली वाले मुद्दे का कोई असर पड़े, ऐसा माना जा रहा है। और तीसरा दोस्तों, जो बिल्कुल आखिर में जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव आयोग की जो भूमिका इस चुनाव में दिखी है कर्नाटक के, वह भी एक फैक्टर बन सकती है। कैसे? जितनी नोटिसें, जितनी शिकायतें विपक्ष के खिलाफ दर्ज की गई हैं चुनाव आयोग में, और जितनी नोटिसें उनको थमाई गई हैं, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं, बहुत कम। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ी जो शिकायत रही है विपक्ष की, कि वो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, और तमाम विपक्षी नेता तमाम सत्ताधारी नेता कर रहे हैं। लेकिन कहां से, कहीं से भी नहीं कोई नोटिस आई। अब बताइए, मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो भी जारी करके अपील कर दी, उस पर तो कांग्रेस पार्टी ने तत्काल शिकायत दर्ज कराई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अब चलिए, आज की बात तो हम छोड़ दें। अब जब वहां मतदान हो रहा था
तब भी राजस्थान में प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था और पूरे देश में उसको सुनाया जा रहा था, लाइव प्रसारण था। तो चुनाव आयोग लाइव प्रसारण पर तो रोक ही नहीं लगाता। उसको लगता है कि, और इसका फायदा उठाकर, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता, इसका फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आमतौर पे हर इलेक्शन में वो जहां मतदान हो रहा होता है उससे अलग जाकर और इसी तरह के बड़े बड़े भाषण देते हैं ताकि उनका लाइव प्रसारण हर जगह सुना जाए। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो इलेक्शन कमीशन की एक जो पक्षधरता कहिए या उसमें उसका न्यूट्रल एम्पायर न होना, ये भी इस चुनाव की एक बड़ी खास चीज है जो फैक्टर बन सकती है जीत और हार का। एक तो ये मैं कहना चाहता था, 306 करोड़ रुपए इस चुनाव के दौरान अब तक, यानी मैं कल तक का आंकड़ा बता रहा हूं, सीज किए गए हैं डिफरेंट जो चुनाव से लगी हुई एजेंसीज हैं उनके द्वारा। 306 करोड़। और दोस्तों, हो सकता है कि यह आंकड़ा बढ़ जाए जब फाइनल सब कुछ सामने आए। तो पैसे बहुत छींटे गए हैं, बहुत डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मैं सुन रहा था कि मुंबई से हमारे एक दोस्त है जो फेसबुक से हमसे जुड़े हुए हैं, मुकेश असीम, और बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। उनका ये कहना है कि वो नवी मुंबई में रहते हैं। नवी मुंबई में कन्नड़ समाज के बहुत सारे मजदूर या श्रमिक लोग हैं, उनको 3-4 सप्ताह पहले ही पैसे दे दिए गए और वो बाकायदा उनका टिकट कटा करके और उनको उनके चुनाव क्षेत्रों में भेजा गया है जहां जाकर वो मतदान कर सकें। और गोवा ने तो कमाल किया, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गोवा ने अपने यहां पेड छुट्टी यानी वेतन के साथ छुट्टी का प्रावधान कर दिया ताकि कन्नड़ लोग जो पड़ोस के इलाके में जो लोग मतदान करने वाले हैं वो बाकायदा वहां जा सके। अब उनको और क्या क्या दिया गया होगा, उनमें से कुछ एक लोगों को या नहीं दिया गया होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये चर्चा कर्नाटक में हर जगह है कि भारी मात्रा में पैसे का वितरण हुआ है और ये कोई एक तरफ से नहीं हुआ है, हर तरफ से हुआ है। किसके पास कितना पैसा है ये कौन जाने। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा वितरित कर रहा है, लेकिन माननीय निर्वाचन आयोग ने इस पर भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे कि इसको रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके। 306 करोड़ जरूर पकड़े गए हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही, लेकिन 13 तारीख को देखा जाना चाहिए कि क्या ये वाकई फैक्टर काम करते हैं। अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रेडिक्शन में कहा जा रहा है, जो ज़्यादातर जो सर्वेक्षण बता रहे हैं, हो सकता है कि वैसा भी कुछ हो जाए, हो सकता है वैसा न भी हो। इलेक्शन के बारे में भविष्यवाणी करना, खासकर कांटे के चुनाव के बारे में भविष्यवाणी करना, मैं समझता हूं कि ये सही राजनीतिक विश्लेषण नहीं होगा। तो तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।